राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के लिए एक नई चेतावनी। अगर वे समझौते पर नहीं आते हैं तो बमबारी फिर से शुरू हो जाएगी और ये पहले से कहीं ज्यादा तीव्र होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा होर्मुज जलडमरू मध्य में वॉशिंगटन के प्रोजेक्ट फ्रीडम मिशन पर रोक लगाने के बाद ये नई धमकी आई है। उन्होंने ईरानी शासन के साथ बातचीत में बड़ी प्रगति का दावा किया है। साथ ही ये भी दोहराया है कि तेहरान के पास कभी भी परमाणु बम नहीं हो सकता। इस बीच ईरान के शीर्ष राजनयिक बीजिंग में हैं, जहां युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की आमने सामने मुलाकात हो रही है। ट्रंप अब अगले हफ्ते चीनी राजधानी में राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने वाले हैं और उनका कहना है कि इस यात्रा से पहले युद्ध समाप्त करने के लिए कोई समझौता संभव हो सकता है। इस बीच बेंजामिन नेतन्याहू कथित तौर पर अमेरिकी अधिकारियों से बात कर रहे हैं ताकि अमेरिका और ईरान के बीच हालिया कूटनीतिक घटनाक्रम को अच्छी तरह समझ सकें। इस पर और जानकारी अगले रिपोर्ट में। फारस की खाड़ी में कई हफ्तों से बढ़ते तनाव के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वॉशिंगटन प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोक रहा है, जिसे फंसे वाणिज्यिक जहाजों को होर्मुज जलडमरू मध्य पार कराने के लिए शुरू किया गया था। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट कर कहा कि ये पाकिस्तान व अन्य देशों के अनुरोध पर किया गया। ईरान देश के खिलाफ अभियान के दौरान हमें जो जबरदस्त सैन्य सफलता मिली है, साथ ही ईरान के प्रतिनिधियों के साथ अंतिम समझौते की दिशा में बड़ी प्रगति हुई है। हमने आपसी सहमति से ये तय किया है कि जबकि नाकाबंदी पूरी तरह से लागू रहेगी, प्रोजेक्ट फ्रीडम को थोड़े समय के लिए रोक दिया जाएगा ताकि देखा जा सके कि समझौता अंतिम रूप से किया जा सकता है या नहीं और उस पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं या नहीं। एस्कॉर्ट ऑपरेशन फिलहाल रोक दिया गया है। ट्रंप के अनुसार ईरान पर पूरी नाकाबंदी लागू है। व्हाइट हाउस में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अभियान का सैन्य चरण आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी समाप्त हो गया है। हमने उस ऑपरेशन के उद्देश्यों को हासिल कर लिया है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा, आप जानते हैं, हम किसी अतिरिक्त स्थिति के होने की कामना नहीं कर रहे हैं। हम शांति के मार्ग को प्राथमिकता देंगे। राष्ट्रपति समझौता पसंद करेंगे। वह बैठकर भविष्य की वार्ताओं के लिए एक समझौता ज्ञापन तैयार करना पसंद करेंगे, जिसमें उन सभी मुख्य विषयों को शामिल किया जाए जिन पर ध्यान देना जरूरी है, और जलडमरू मध्य को पूरी तरह खोलना ताकि दुनिया फिर से सामान्य हो सके। और वो चाहते हैं कि ये बातचीत उसी रास्ते से हो जिस पर स्टीव और जेरेड काम कर रहे हैं और जिसे हम सभी समर्थन दे रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार व्हाइट हाउस समझौते के करीब है और 48 घंटों में ईरान की प्रतिक्रिया की उम्मीद है। राजनयिक कोशिशों के बाद भी खाड़ी क्षेत्र में तनाव जारी है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स जहाजों को तेहरान द्वारा मंजूर किए गए मार्गों में रहने की चेतावनी दे रहे हैं, जबकि यूएई पर मिसाइल और ड्रोन हमले हो रहे हैं। ऑपरेशन शुरू होने के बाद कुछ ही वाणिज्यिक जहाज अमेरिकी सुरक्षा में होर्मुज जलडमरू मध्य पार कर पाए हैं, जबकि प्रमुख शिपिंग कंपनियां अब भी अपने जहाज उस संकरे मार्ग से भेजने में झिझक रही हैं। इस बीच ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची बुधवार को चीनी विदेश मंत्री से बातचीत के लिए बीजिंग पहुंचे। युद्ध शुरू होने के बाद ये उनकी पहली चीन यात्रा है। चीन, जो ईरान का करीबी आर्थिक साझेदार है, युद्ध विराम और नए सिरे से बातचीत की मांग कर रहा है, जबकि वॉशिंगटन चाहता है कि बीजिंग तेहरान पर दबाव डाले ताकि वो शिपिंग मार्ग पर अपनी पकड़ कमजोर करे। अभी ट्रंप प्रशासन सैन्य कार्रवाई के बजाय कूटनीति को प्राथमिकता दे रहा है, लेकिन वॉशिंगटन और इजरायल दोनों ही चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ये नाजुक युद्ध विराम टूटता है तो वे जवाब देने के लिए तैयार रह सकते हैं। तो ताजा जानकारी के लिए अब हम सीधे जुड़ते हैं हमारी वरिष्ठ अमेरिकी संवाददाता माइक वैगनहाइम से। वो हमें वॉशिंगटन से ज्वाइन कर रहे हैं। और माइक, आपको देखकर अच्छा लगा। वॉशिंगटन से आ रहे तरह तरह के संदेशों पर नजर रखना आसान नहीं है। सबसे पहले अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में अपने प्रोजेक्ट फ्रीडम मिशन पर फिलहाल विराम लगाया है। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि एक समझौते की दिशा में प्रगति हो रही है, और फिर अगर समझौता नहीं होता तो जबरदस्त बमबारी की धमकी दी जा रही है। राष्ट्रपति ने व्हाइट हाउस में अभी बयान दिया है। ताजा हालात क्या हैं, आप क्या बता सकती हैं? हाँ, मैं अभी उनके बयान देख रहा था जब हम यहाँ लाइव आ रहे थे। इसमें कुछ भी खास नहीं था जो अलग से ध्यान खींचे। वो अभी एक कार्यक्रम में बोल रहे थे जिसकी मेजबानी मेलानिया ट्रंप ने सैनिकों की माताओं के लिए की थी। ईरान की स्थिति पर उनके बयानों में कुछ खास नहीं था, इसलिए हम वही चर्चा करेंगे जो पहले से है। हाँ, संदेशों में विरोधाभास है और यही चीज हमने पूरे युद्ध के दौरान देखी है। और कभी कभी आप जानते हैं, जैसे जैसे युद्ध लंबा चलता है, मुझे लगता है कि इसे समझना और भी जरूरी हो जाता है।
मुझे लगता है कि विरोधाभासी संदेशों के पीछे अक्सर कोई इरादा होता है। राष्ट्रपति ट्रंप स्पष्ट करना चाहते हैं कि कूटनीति के लिए दरवाजा खुला है। अक्सर उनके भीतर का सौदेबाज सामने आ जाता है। हम समझौते के करीब हैं, सब साथ है। ये लगभग किसी जोश बढ़ाने वाली चीज की तरह है, और उसी समय अगर आप समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करते तो हम आपका सिर फाड़ देंगे। तो इन दोनों चीजों को कभी कभी मिलाना मुश्किल होता है, लेकिन यही उनकी बातचीत की रणनीति है। इसी तरह वो इन हालातों से निपटते हैं, और इसलिए सहज रूप से उसमें कुछ मिला जुला है, कम से कम इतना तो कह ही सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप अतीत में उनके तौर तरीकों को गौर से देखते हैं, उस समय पर वो चीजें थोड़ी और समझ में आने लगती हैं। तो यही हम यहां भी देख रहे हैं। ये उनकी ट्रूथ सोशल पर आज पहले की उनकी पोस्ट की टिप्पणियां हैं। उन्होंने ये जरूर कहा कि ये अभी भी एक अनुमान है। एक अनुमान है कि ईरान वास्तव में इस समझौते पर हस्ताक्षर करेगा, और उन्होंने कहा कि ये एक बड़ा अनुमान है। तो उन्होंने इसमें कुछ हकीकत भी जोड़ी, लेकिन साथ ही ये बयान भी दिया कि अगर वे बातचीत की मेज पर आकर इस समझौते को पूरा नहीं करते तो उन्हें पता है कि आगे क्या होने वाला है। यहां समस्या दोहरी है। नंबर 1, असल में ये 2 से भी ज्यादा है। हम अमेरिकी लोग किससे बात कर रहे हैं, यही तो शुरू से समस्या है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा ईरानी नेतृत्व इतना बटा है कि पता नहीं चलता वहां कौन जिम्मेदार है। आम सहमति नहीं है तो समझौते पर कौन हस्ताक्षर करेगा। तो क्या बदला है? पिछले कुछ दिनों में क्या बदला है? पिछले हफ्ते में क्या बदला है? कोई संकेत नहीं है कि अचानक आम सहमति बनी या कोई एकमात्र नेता आगे आकर इस खालीपन को भरने को तैयार है। इसलिए इस नजरिए से भी साफ नहीं है कि अधिकार किसके पास है। दूसरा मुद्दा यह है कि जब आप ईरानियों की बात करते हैं तो ईरानी ऐसी स्थिति में हैं जहां वे अपनी साख खोने का जोखिम नहीं उठा सकते। वे ऐसा जोखिम नहीं उठा सकते कि बिना कुछ पाए या बहुत कम बदले में कुछ दे दें। ऐसा लगता है कि वे जो मांगने जा रहे हैं, या यूं कहें कि वे लगभग मजबूरी में आ गए हैं। घरेलू स्तर पर जो मांगना है वो राष्ट्रपति ट्रंप के लिए घरेलू राजनीति में सहन करने की सीमा से काफी बाहर है। इसमें बहुत पैसा देना और संपत्तियों पर लगी रोक हटाना शामिल है, जैसा ओबामा ने किया था, जिसकी ट्रंप ने आलोचना की। और इस युद्ध से बाहर निकलना जिसमें दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि होर्मुज जलडमरू मध्य फिर से खुल गई है, जो कि युद्ध से पहले भी स्थिति थी। उन्हें कुछ हासिल करना होगा, और जो उन्हें चाहिए और जो ईरानियों को चाहिए वे अभी भी आपस में बहुत टकरा रहे हैं। ये साफ है कि आगे कई बाधाएं हैं। अब देखना होगा कि ये सब कैसे आगे बढ़ता है। वॉशिंगटन से लाइव फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ अमेरिकी संवाददाता माइक वैगनहाइम। धन्यवाद माइक। अब यहाँ इजराइल में इस बात को लेकर विरोधाभासी रिपोर्टें आई हैं कि यरूशलेम को वास्तव में अमेरिकी ईरान के साथ समझौता करने की योजनाओं के बारे में कितना बताया गया था। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आज दिन में एक कैबिनेट बैठक में बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि वो और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार संपर्क में हैं। आइए सुनते हैं। हम अमेरिका में दोस्तों से लगातार संपर्क में हैं। मैं राष्ट्रपति ट्रंप से और हमारे लोग उनके लोगों से रोज बात करते हैं। आज भी मैं आज रात राष्ट्रपति ट्रंप से भी बात करूंगा। हमारे बीच पूरी तरह से समन्वय है। कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। हमारे लक्ष्य समान है, और सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है ईरान से संवर्धित सामग्री को हटाना, सारी संवर्धित सामग्री, और ईरान की संवर्धन क्षमताओं को समाप्त करना। राष्ट्रपति ट्रंप मानते हैं कि वो इसे किसी न किसी तरह हासिल कर सकते हैं। हम हर स्थिति के लिए तैयार हैं। यही मेरा निर्देश है आईडीएफ और सुरक्षा बलों को। इजराइल पहले से ज्यादा मजबूत है। ईरान और उसके समर्थित गुट अब पहले से ज्यादा कमजोर है। इजराइल समय समय पर मजबूत रहता है, जबकि ईरान और उसके सहयोगी समय समय पर कमजोर रहते हैं। स्टूडियो में सुरक्षा विश्लेषक जोनाथन रेगेव और वरिष्ठ संवाददाता ओवन ऑल्टरमैन का स्वागत है। अभी बहुत कुछ समझना बाकी है, लेकिन मैं शुरुआत करना चाहती हूँ जोनाथन, बेंजामिन नेतन्याहू की अभी कही बात से। कई लोग सोच रहे हैं वॉशिंगटन से आ रहे ये मिले जुले संदेश, ईरान की संभावित प्रतिक्रियाएं, खाड़ी क्षेत्र पर इसका प्रभाव, ये सब कुछ इसी वक्त सामने आ रहा है। सवाल है, इससे इजराइल पर क्या असर होगा? आपका मौजूदा आकलन क्या है? इजराइल पर इसका असर यह है कि अब इजराइल खुद अपने लिए जिम्मेदार नहीं रहा, फैसले कहीं और लिए जा रहे हैं, ऐसा लगता है। इसका इजराइल पर बड़ा असर पड़ता है। हम 48 घंटे पहले यहां स्टूडियो में बैठे युद्ध की तैयारी कर रहे थे। इजराइल युद्ध की तैयारी कर रहा था। हमने कहा था कि सेना सबसे उच्च स्तर की सतर्कता पर है, जो अब भी है।
युद्ध होगा या इजराइल शामिल होगा या नहीं, इसका फैसला इजराइल में नहीं कहीं और होता है। लेबनान के मामले में भी यही लागू होता है। अगर यह इजराइल पर निर्भर होता तो बेरूत, दहिया, बका घाटी और उन सभी जगहों पर लगातार बमबारी अब भी हो रही होती। लेकिन इजराइल से जुड़े फैसले कोई और ले रहा है। सच है, संयुक्त राज्य अमेरिका इजराइल का करीबी सहयोगी और सच्चा दोस्त है जो अब पहले से ज्यादा समर्थन करता है। मैं इससे सहमत हूं, लेकिन इसकी एक कीमत है और वो कीमत है इजराइल की अपनी स्वतंत्रता, कि वो अपने फैसले खुद ले सके, अपने हिसाब से काम कर सके। हम उन घटनाओं पर गहराई से नजर डालेंगे जो इस समय लेबनान के अंदर हो रही हैं, और हम वहां की ताजा स्थिति के अपडेट के लिए थोड़ी देर बाद अपने संवाददाता से जुड़ेंगे। इस मुद्दे को उठाने के लिए धन्यवाद, क्योंकि उत्तरी मोर्चे पर इस बेहद नाजुक युद्ध विराम और वॉशिंगटन से आ रही खबरों व समझौते की कोशिशों के बीच संबंध को लेकर बहुत से सवाल हैं। हम जानते हैं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अभी कूटनीतिक प्रयासों पर ध्यान देना चाहते हैं, लेकिन हकीकत में ओवन, आपकी क्या राय है कि इस समय बातचीत के लिहाज से क्या हो रहा है? ठीक है, बेंजामिन नेतन्याहू के संदेशों और जोनाथन की बातों पर ध्यान दें। इस बयान का मकसद बनीता था कि समझौते के अगले दिन इजराइल की कार्रवाई की स्वतंत्रता सुनिश्चित हो। नेतन्याहू कह रहे हैं, मेरी 2 लाल रेखाएं हैं। पहली लाल रेखा है सारा यूरेनियम, सारा संवर्धित यूरेनियम। वो ये बात उसमें 2 बार कहते हैं। ईरान से इसे हटाना और उसकी संवर्धन क्षमता खत्म करनी होगी। वहां यूरेनियम पर जोर है। डोनाल्ड ट्रंप मानते हैं कि वो इसे किसी तरह कर सकते हैं, लेकिन मुख्य बात है नेतन्याहू का बयान हम सभी परिस्थितियों और घटनाक्रमों के लिए तैयार हैं। अनुवाद बेनेता, हम ऐसा कोई समझौता स्वीकार नहीं करेंगे जिसमें संवर्धित यूरेनियम ईरानी क्षेत्र में छोड़ा जाए। नहीं, हम अगले या उसके अगले दिन हमला या कार्रवाई जरूरी नहीं करेंगे, लेकिन हम इसमें लगातार बने रहेंगे। और अगर हमारी वह लाल रेखा पार की जाती है तो हम अपनी कार्रवाई की स्वतंत्रता बनाए रखेंगे। और मुझे लगता है कि यही वह महत्वपूर्ण और केंद्रीय संदेश है जो नेतन्याहू यहां देना चाहते थे। आपने जो दूसरी महत्वपूर्ण बात कही वो ये है कि मैं डोनाल्ड ट्रंप के संपर्क में हूं और हम अमेरिका के साथ समन्वय कर रहे हैं। दिन में रॉयटर्स और अन्य मीडिया की रिपोर्टों के विपरीत हम इस समझौते से हैरान नहीं थे। कम से कम मैं अभी हैरान नहीं हूं। और हम संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ समन्वय कर रहे हैं और एक दिलचस्पी रखने वाले तीसरे पक्ष के रूप में इस समझौते को प्रभावित करने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं कर रहे हैं। लेबनान के संबंध में लेबनान का प्रो हिजबुल्लाह समर्थक मीडिया मंच अल-माय अदीन रिपोर्ट कर रहा है कि लेबनानी युद्ध भी इस समझौते में शामिल होगा। ईरान मांग करेगा कि इसे 14 बिंदुओं में शामिल किया जाए, लेकिन इसकी रिपोर्ट नहीं आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसे समझौते का हिस्सा नहीं बताया। इजराइल फिर से लेबनान में स्वतंत्र कार्रवाई की छूट चाहता है और अपनी लाल रेखाएं स्पष्ट करेगा कि उनके पार होने पर वो लेबनान में कार्रवाई शुरू करेगा। शायद तुरंत नहीं, लेकिन मध्यम अवधि में लेबनान में भी वही संदेश दिया जाएगा जैसा हमने इजराइल में 8 बजे की खबर से पहले प्रधानमंत्री से ईरान पर सुना। सज्जनों, हमारे साथ रहें, इस विषय पर और चर्चा करनी है। न मैं नताली एकेनाउ का स्वागत करती हूं, जो फाउंडेशन फॉर द डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज में रिसर्च एनालिस्ट हैं और वॉशिंगटन से हमारे साथ हैं। आपका बहुत धन्यवाद। तो इन विरोधाभासी संदेशों के बीच इस चौंकाने वाले बदलाव को आप कैसे आंकती हैं? अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोकने पर सहमति जताई है, और खबरों के बाद कि अमेरिकी और ईरानी टीमें इस एक पेज के मेमो पर सहमति के करीब थीं, तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई है। और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक नई चेतावनी जारी की है। इस पर आपका क्या कहना है, आपके विचार? सबसे पहले मुझे यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद। जैसा कि आपने समझाया, इस समय कई चीजें एक साथ हो रही हैं और कहना मुश्किल है कि वे किस दिशा में जाएंगी। मेरी नज़र से मेरा आकलन है कि हम किसी समझौते के काफ़ी करीब हैं, या कम से कम पिछले कुछ हफ्तों की तुलना में अब समझौते के ज़्यादा करीब हैं। लेकिन फिर भी अभी 48 घंटे बाकी हैं जब तक कि हमें, मेरी समझ के अनुसार, ईरान से इस मेमो के बारे में जवाब मिलने की उम्मीद है जो अभी चर्चा में है। और फिर भले ही वो पूरा भी हो जाए, तब भी उससे एक और 30 दिन की बातचीत की अवधि शुरू हो जाएगी। तो अभी भी पैंतरेबाजी की काफ़ी गुंजाइश है, बहुत जगह है गलतियों और चूकों के लिए। और मुझे लगता है कि अभी जो मुख्य बात मैं देख रही हूँ वो ये है कि जब तक सब कुछ पूरा नहीं हो जाता तब तक कुछ भी पूरा नहीं हुआ है।
निश्चित रूप से पूरा क्षेत्र ये देखने के लिए इंतजार कर रहा है कि वे विवरण वास्तव में क्या होंगे। हम जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं तेहरान को समझौते के लिए संवर्धित यूरेनियम का भंडार अमेरिका भेजना होगा। उन्होंने आज पीबीएस न्यूज से कहा कि ईरान को वचन देना होगा कि वह भूमिगत सुविधाओं का संचालन नहीं करेगा। ऐसा सुझाव कितना व्यवहारिक है, ये कितना यथार्थवादी है? मुझे लगता है सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ईरान निरीक्षकों को वापस आने देगा। ये पिछले दशक से मुद्दा रहा है। ईरान वादे करता है, उन पर हस्ताक्षर करता है और संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका व अंतर्राष्ट्रीय समुदाय यह सत्यापित नहीं कर पाते कि उनका पालन हो रहा है या नहीं। तो मुझे लगता है कि अगर ट्रंप की टिप्पणियां वास्तव में सच होती हैं तो आगे चलकर यह एक ऐसी बात है जिस पर ध्यान देना चाहिए। सभी खाड़ी देश देख रहे हैं कि हाल में यूएई मिसाइल और ड्रोन हमलों का सबसे ज्यादा शिकार बना है। हर कोई ये देखने का इंतजार कर रहा है कि वहां किस तरह की प्रतिक्रिया हो सकती है। हम स्टूडियो में चर्चा कर रहे हैं कि अगर युद्ध अभी खत्म हो जाए और परमाणु स्थिति स्पष्ट ना हो तो इजराइल की स्थिति क्या होगी। अस्तित्व का खतरा अब भी है। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम और ईरान समर्थित गुटों का भविष्य क्या होगा? हाँ, जैसा आपने कहा, इसमें कई कारक और चीजें शामिल हैं। जहां तक यूएई और इजराइल की बात है, मुझे लगता है कि अगर आप इस युद्ध से कोई सकारात्मक बात निकालना चाहें तो वो ये है कि इन दोनों देशों के बीच संबंध और भी मजबूत होने की संभावना है और यह एक सकारात्मक बात है जो इस संघर्ष से निकल सकती है। जहां तक प्रॉक्सी और मिसाइलों की बात है, ये वे चीजें हैं जिन्हें निश्चित रूप से बातचीत की मेज पर सुलझाना होगा। मैं अंदाजा भी नहीं लगाऊंगी कि वहां क्या होगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, इससे पहले भी कई बार बातचीत हुई है जो अंत के करीब लग रही थी लेकिन फिर टूट गई और ऐसा बार बार हुआ है। कहना मुश्किल है कि इस बार कोई नतीजा निकलेगा। निश्चित रूप से कई बार ऐसा हुआ है जब कुछ हद तक उम्मीद जगी और फिर निराशा हाथ लगी। ये सोचने की बात है कि फिलहाल सभी पक्ष कौन सी रणनीति अपना रहे हैं। वॉशिंगटन से लाइव, धन्यवाद नतालिया के नाव आपके समय के लिए।